नमस्कार, मैं नितिन कुमार और आप देख रहे हैं भारत 24। आज हमारे साथ राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक से एक युवा नेता राघवेंद्र प्रताप जी जुड़ रहे हैं। राघवेंद्र प्रताप सिंह नाम को है इनका, और ये एक युवा नेता है। फतेहपुर से जिला उपाध्यक्ष हैं, युवा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष, माफ कीजिए, जिला अध्यक्ष हैं युवा प्रकोष्ठ के। हम इनसे सीधे बात, क्योंकि ये युवा नेता है तो जाहिर सी बात है युवाओं की नब्ज जो है अच्छी तरीके से टटोल सकते हैं, जान सकते हैं, उनकी जो समस्याएं होती हैं उनको भी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। हम इनसे जिन मुद्दों पे हम बात करेंगे आज, वो है किसानी मुद्दा, जो कि संसद से लेके सड़क तक जो मुद्दा कृषि बिल को लेकर उठ रहा है, उस पर हम बात करेंगे। दूसरा हमारा मुद्दा होगा बेरोजगार युवाओं का, जो बीते कुछ दिनों से तूल पकड़े हुए है, जिसको लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कुछ ना कुछ नए भर्तियां निकाल रहे हैं। फिलहाल राघवेंद्र जी से हम बात करेंगे। राघवेंद्र जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और दूसरी चीज हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो युवा वर्ग है खासा नाराज दिखाई दे रहा है रोजगार के लिए, क्योंकि जो भी नौकरियां वो पूरी तरीके से उनको नहीं मिल रही हैं। जो भर्तियां 2016 से लेके 17-18 तक थी, वो भी कहीं ना कहीं कॉल लेटर उनके पास है, सब कुछ है, उसके बाद भी भर्तियां नहीं हो रही। पहले तो हम इसी मुद्दे पे आपसे बात करेंगे, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? जी नितिन जी, नमस्कार। और मैं आपको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद और आपको आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आप लगातार इन युवाओं के मुद्दों को उठाते आए हैं। जिस तरह से अन्य चैनल से कहीं ना कहीं इसको दबाने का काम किए हैं, उसी हिसाब से, उसी कड़ी में आपने इसको बहुत तेजी से हमेशा मीडिया में अपने चैनल के माध्यम से लगातार युवाओं की आवाज़ बनने का काम किया है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज कहीं न कहीं युवा जो परेशान है, युवा वर्ग हमारा बहुत बेरोजगारियों का जो सामना कर रहा है। ये सरकार ने इसके पहले जो है कुछ ये लाया था 5 साल संविदा, और इसके बाद 50 साल के पेंशन, 50 साल के बाद जो है सेवानिवृत्ति वाली योजना, जिसका हर तरह से सिर्फ इसका नुकसान ही था, इसका कोई फायदा नहीं था। लेकिन फिर भी बहुत सारे जो सरकार के समर्थक थे, जो कि आंख बंद कर समर्थन करते थे, वो इसके बहुत सारे फायदे गिनाते चले आ रहे थे कि इससे ये फायदा है, वो फायदा है। हालांकि इससे सिर्फ नुकसान था युवा वर्ग का। और बाद में युवाओं ने जिस तरह से सोशल मीडिया में इसका विरोध प्रदर्शन किया, नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर, हमारे प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर जिस तरह से ट्विटर पे, फेसबुक पे एक ट्रेंड चला दिया, कहीं ना कहीं सरकार की आंखें खुली और सरकार ने अब इस फैसले को वापस लिया जी। लेकिन अब देखना ये होगा कि सरकारें जो है किस तरह से युवाओं को रोजगार प्रदान करती हैं, क्या कदम उठाती हैं। कहीं ना कहीं बड़ा कदम, एक बहुत बेहतरीन कदम उठाने की जरूरत है, जिसमें भ्रष्टाचार ना हो, पूरी तरह से साफ सुथरी भर्तियां हो। और ये भी सच है कि सबको, जितना युवा वर्ग हमारा आजकल बेरोजगार है, इसको कहीं ना कहीं सारे युवाओं को सरकारी रोजगार भी देना कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती है सरकार के सामने। तो अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से सरकार अगर इस पे ध्यान दे तो एक कहीं ना कहीं जिले वाइज या प्रदेश वाइज बड़े बड़े उद्योग भी लगाए, प्राइवेट लिमिटेड उद्योग स्थापित करे, जिससे हर युवा वर्ग को, अगर एक जाहिर सी बात है अगर कि 50,000 रुपए की रोज युवा जो है अपने देश से बाहर जा रहा है, अपने जिले से बाहर जा रहा है, 20,000 30,000 की नौकरी कर रहा है, अगर उसको जिले में, उसको गृह जनपद में 10,000 15,000 का, 20,000 का रोजगार मिलता है, तो कहीं ना कहीं युवा जो है अपने आप को स्टैंड कर पाएगा। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जो युवा वर्ग है वो ज्यादा से ज्यादा अपने निवास से पलायन कर जाता है? और मान लीजिए उदाहरण के तौर पे कोई लखनऊ में रह रहा है, तो वो या तो नोएडा जाएगा या फिर कहीं बाहर जहां उसको अपॉर्चुनिटी लगती है वहां पे वह जाएगा। वो अपने आसपास की जगहों पर रोजगार तलाश क्यों नहीं करता? या तो ये चीज है कि वहां पे रोजगार की कमी है, जिसकी वजह से वो अन्य जगहों पर पलायन कर जाता है। तो सरकारों को भी ये चीज सोचनी चाहिए। क्या कहेंगे इस चीज पर आप? जी सही कह रहे हैं। युवा भाई, कौन अपने माता पिता के साथ, कौन अपने घर में, गांव में नहीं रहना चाहता, लेकिन वो पलायन करना, अपने गृह जनपद को छोड़कर जाना, अपने
प्रदेश को छोड़कर जाना कहीं ना कहीं एक मजबूरी होती है युवा के सामने। नहीं, घर में रहना किसे नहीं अच्छा, किसे नहीं पसंद अपने परिवार के साथ रहे, अपने घर परिवार के साथ रहे, शाम को घर आ जाए। लेकिन बड़ी चुनौती ये होती है युवाओं के सामने कि उसके गृह जनपद में ऐसी सुविधाएं नहीं होती है जिससे वो गृह जनपद में रोजगार पा सके। मैं अपने अगर फतेहपुर की बात करूं, समस्या रोजगार साधन हमारे फतेहपुर में नहीं है, कोई एक उद्योग धंधा बिजनेस बड़ा नहीं है जहां पर 1000-2000 युवा जॉब कर सके। तो ये एक बड़ी समस्या होती है और उसी समस्या को सामना करते हुए युवा को अपना गृह जनपद, अपना प्रदेश पलायन करना पड़ता है। जी, मैं दूसरे मुद्दे पर आऊंगा। दूसरा बहुत गंभीर मुद्दा है कृषि बिल पर, क्योंकि जिस पार्टी से आप आते हैं, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक, और जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया हैं, जो खुद एक किसानी से जुड़े हुए हैं और खुद वो अच्छी तरीके से किसानों का दर्द जो है वो समझते हैं। मैं इसी मुद्दे पर आपके पास आऊंगा कि जो किसान बिल लाया गया है राज्यसभा में, बगैर वोटिंग के पारित करवा दिया गया है। इतनी जल्दबाजी क्यों थी? और पारित कराने के बाद आप ये समझ लीजिए कि सड़क से लेके संसद तक जो विरोध हो रहा है वो भी सब जग जाहिर है। और दूसरी चीज, जो सरकार के जो साथ चलने वाले थे, शिरोमणि अकाली दल के जो एक एमपी थे, सांसद थी, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। वो साफ तौर पे कह रही हैं कि ये बिल जो है किसानों के खिलाफ है, किसानों के विरुद्ध है। जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने साफ तौर पे अखबारों में भी आज विज्ञापन दिया है कि किसी भी तरीके से इसमें किसानों के साथ छला नहीं जाएगा, जबकि ये किसानों के हित का ये बिल है। इस पर आपकी और आपकी पार्टी जो है वो किस तरीके से इसको देखती है? जी, मेरी पार्टी में तो माननीय मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हैं, उन्होंने हमेशा किसानों के हित के लिए, युवाओं के हित के लिए और समस्त वर्गों के हित की ही हमेशा बात किया है उन्होंने। और हम लोग अपने दर्शकों को, राघवेंद्र जी, मैं अपने दर्शकों को एक बात बताना चाहता हूं। जो ये पार्टी बनी है जनसत्ता दल लोकतांत्रिक, वो जवान, किसान और नौजवानों के लिए पार्टी बनी है। और साफ तौर पे जब 30 नवंबर 2018 को रैली थी रमाबाई मैदान पे, तो साफ तौर पे उन्होंने ये बोला था कि मेरी पार्टी जो है किसानों के हित पे, नौजवानों और जवानों के हित पे काम करेगी। जी जी बिल्कुल। और ये अभी 30 नवंबर 2018 को पार्टी हमारी बनी थी। उसके बाद 30 नवंबर 2019 को हमने प्रथम पार्टी स्थापना दिवस को मनाया था। उस स्थापना दिवस के माध्यम से हम प्रत्येक जिले में, लगभग प्रत्येक जिले में एक माननीय राज्यपाल जी को एक ज्ञापन दिया गया था, जिसमें हम लोग किसानों के लिए और युवाओं के लिए बहुत सारी बातें कही थी। जिसमें था कि अगर रियल में ये बिल वगैरह जो नया बना दिए हैं, एमएसपी वगैरह, ये तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं एक छलावा है, सिर्फ वोट बैंक राजनीति कह लीजिए, या फिर किसानों को थोड़ा सा अपनी ओर केंद्रित करने के लिए। नहीं, अगर देखा जाए तो इसका कोई विशेष लाभ नहीं है। अगर रियल में आज आप किसान के लिए कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो किसान की जरूरत है, मैं गाँव में रहता हूँ और डेली देखी, जैसे 6-7 बजता है तो किसान खाना पानी अपना बाद में करता, सबसे पहले लाठी डंडा लेके रोड के किनारे खड़ा होता है जानवरों के लिए। तो अगर सबसे पहली किसान की अगर एक जरूरत है, जो अगर आप किसान के हित में कुछ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप जो अन्ना जानवर है, गौवंश है, उसकी सरकार व्यवस्था कराए तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर उसकी व्यवस्था नहीं भी करा सकता तो हम लोग जैसे 30 नवंबर 2019 को जो ज्ञापन दिए थे, उसमें एक मांग थी हमारी, किसानों के लिए कम से कम कुछ अगर नहीं कर सकते तो किसान को जो वेरिकेटिंग वगैरह के लिए तारें होती हैं, वो ब्याज रहित पैसे पे आसान किस्तों में अगर दे तो किसान आसानी से अपना खेत का वेरिकेट करके कम से कम वो शाम को अपने घर परिवार के साथ बैठ के सुकून कोई रोटी तो खा सके। जो शाम को 6-7 बजते ही, 8 बजते ही, 11 बजे रात तक जब तक जग पाता है, वो किसान डंडा लिए खड़ा रहता है रोड के किनारे। फिर भी जब वो सो जाता है 10-11 बजे, 1-2 बजे जानवर सुबह खेत चर के खत्म कर देते हैं। तो अगर इस समय सबसे ज्यादा किसान को जरूरत है, सरकार अगर किसानों के हित में कुछ करना चाहती है, तो मेरे हिसाब से जो मैं देखता हूँ डेली हर रोज, वो सबसे पहले अन्ना जानवरों का जो व्यवस्था है वो किसान सरकार कराए तो ज्यादा बेहतर होगा। जी राघवेंद्र जी, मैं आपसे एक सवाल, आखिरी सवाल ये करना चाहूंगा कि नेता, सत्ता, सियासत जो अपने रंग में बिल्कुल रंगती जाती है और अपने ही गीत जो है वो गाती जाती है, और कहीं ना कहीं आप ये समझिए कि जो जनता की बुनियादी समस्याएं हैं
उनको भुला दिया जाता है। मौजूदा स्थिति कुछ इसी तरीके से है, बेरोजगारों की स्थिति है, किसानों की स्थिति है। मैं अभी फिलहाल 2 ही मुद्दों पे आपसे बात कर रहा हूँ। तो ऐसा क्यों होता है, खुशी के गीत ये सरकारें अपनी गाती जाती हैं और सत्ता सुख अपना उसी में उठाती जाती हैं, लेकिन जो विरोधी होते हैं यानी विपक्ष में होते हैं, वो कहते हैं कि हम जब सत्ता में आएंगे तो हम ऐसा कर देंगे। तो ये ऐसी धारणा और ये छलने की जो प्रक्रिया है सदियों से चलती आ रही है। तो ऐसा क्यों आखिर होता है कि जनता के जो बुनियादी समस्याओं को दरकिनार कर दिया जाता है? जी, ये अन्य दलों में, अन्य सरकारों में ये छलावा होता रहा होगा, लेकिन आप इसका जीता जागता उदाहरण देख सकते हैं हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजा भैया जी के क्षेत्र में, कुंडा में, जहां से वो लगातार 1993 से जनता की सेवा करते आए हैं ना। वहां पे एक अगर बात कही जाए कि वो छत्री नेता हैं, तो आप जाके वहां पता करिए, सब लोगों को पता है सोशल मीडिया के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, वहां पर एक बहुत छोटी मात्रा में जो है छत्री वोटर है, लेकिन लगातार जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे अपना ही रिकॉर्ड तोड़ के रिकॉर्ड बनाते रहे हैं, रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करते आए हैं। और वहां के उनके क्षेत्र का चाहे किसान हो, नौजवान हो, हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लोग खुशी हैं, खुशहाल हैं। तो अन्य पार्टियां, अन्य दल ये छलावा करते हैं, पहले चुनाव के पहले कुछ और मैनिफेस्टो बनाते हैं, चुनाव के बाद कुछ और करते हैं। ऐसा अगर हम लोग 22 में आते हैं, माननीय हमारे राजा भैया जी आते हैं, तो पूरा प्रदेश उनके नेतृत्व में सुखी रहेगा, संपन्न रहेगा, जैसे कि अभी उनके कुंडा की जनता पूरी तरह से खुशहाल है। तो ये थे राघवेंद्र जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि नेता चाहे जैसा भी हो, जनता के हित में हमेशा काम करते रहना चाहिए लगातार। नितिन जी, 1 मिनट मैं आपसे बताना चाहूंगा, कोई भी नेता हो, कोई भी बड़ा दल हो, अभी कोविड-19 के दौरान आपने देखा होगा कि सब दूर भगे हैं, सब अपने आप को बचाना चाहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार जनता की सेवा में समर्पित थे। अभी भी इतना भयानक कोरोना संक्रमण चल रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे अभी भी लोगों से बराबर सोशल डिस्टेंसिंग के बनाकर मिलते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं और समस्या का निराकरण करते हैं। राघवेंद्र जी, एक इसी मुद्दे पर, कोविड-19 की मुद्दे पर ही मैं आपसे बात करूंगा कि एक जो ढाबा था वो क्या था, आप थोड़ा सा बताएंगे, जहाँ सभी लोगों के लिए खोल दिया गया था? राजपूत ढाबा माननीय, जब उस समय वो दौर था कोविड-19 का, जिस समय लोग सड़कों पर भूखे प्यासे चलते थे, परेशान होते थे, ना कोई साधन था, ना कोई होटल था, ना कोई खाने की व्यवस्था थी। उस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लगातार जनता की सेवा के लिए एक पूरा ढाबा संचालित करा के रखा था, और उस ढाबे का निरीक्षण स्वयं करने जाते थे, देखते थे कि वहाँ पे सारी सुविधाएं हैं कि सिर्फ नाम से ही चल रहा है। बाकायदे जो भी लोग आते जाते थे, धूप में परेशान होते थे, उनके रहने का, खाने पीने का पूरा। जी, तो ये थे राघवेंद्र जी, जो कि जिनसे हमने कई मुद्दों पे चर्चा करी, किसानी मुद्दे पर चर्चा करी, बेरोजगार युवाओं पे मुद्दा पे चर्चा करी, और इनका साफ तौर पे ये कहना है कि जो मुद्दे हैं, बेसिक मुद्दे हैं, सरकारों को ध्यान देना चाहिए और सरकारों को इन मुद्दों से हटाना नहीं चाहिए लोगों को, क्योंकि ये जो मुद्दे हैं ये बुनियादी मुद्दे हैं, जनता से जुड़े मुद्दे हैं। तभी सरकार का विश्वास, जनता का विश्वास सरकार पर होगा। तो समय देने के लिए राघवेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी नितिन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आपने, फिर मैं कहना चाहूंगा, जिस तरह से आपने युवाओं की आवाज आप बने हैं, आपका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा कि आपने लगातार, जब से युवाओं वाली ये चली योजना कि 5 साल संविदा और इसके बाद 50 साल के बाद सेवानिवृत्ति वाली, आप लगातार, मैं देखता था कि अपने चैनल के माध्यम से आपने लगातार आवाज उठाई युवाओं की। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।